आज केदारनाथ सिंह की एक और महत्वपूर्ण कविता बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर के बारे में बात करेंगे। यूँ तो केदारनाथ सिंह की कविताओं की सबसे प्रकट विशेषता उसकी जनपदीयता में है और यही उनकी कविता का सौंदर्य भी दिखाई पड़ता है। लेकिन टॉल्स्टॉय और साइकिल संग्रह में एक खास तरह की अंतर्राष्ट्रीयता दिखाई पड़ती है, जिसे विजय मोहन सिंह ने उनकी विदेश यात्राओं से जोड़कर देखने का प्रस्ताव किया है। त्रिनिदाद, तूफू और ली पै, बर्लिन की टूटी दीवार देखकर, जब मैं मिला रेपा को पढ़ रहा था, टॉल्स्टॉय और साइकिल ऐसी ही कविताएं हैं। लेकिन खास बात यह है कि विदेश भ्रमण या विदेशी पृष्ठभूमि अथवा विषय वस्तु को केदारनाथ सिंह देखते अपनी उसी जनपदीय दृष्टि से ही है। केदारनाथ सिंह की कविताओं को पढ़ते हुए बार बार उनके तीसरे कविता संग्रह यहाँ से देखो की याद आती है। यह किसी एक कविता का शीर्षक नहीं है, यह पूरे संग्रह का शीर्षक है। मुझे लगता है कि अगर केदारनाथ सिंह के सभी संग्रहों को मिलाकर एक कोई संग्रह बने तो उसका सबसे उपयुक्त नाम यहाँ से देखो ही होगा। यहाँ का अर्थ केदारनाथ सिंह का गांव चकिया भी है और भारत के चकिया जैसे हजारों लाखों गांव जहाँ वास्तव में भारत बसता है। कहने का अभिप्राय यह कि केदारनाथ सिंह की कविता की अंतर्राष्ट्रीयता भी जनपदीयता के आँखों देखी गई है। बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर कविता को इसी नज़रिए से देखा और समझा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के दो हिस्से हुए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के भी दो हिस्से हुए, एक पर सोवियत संघ और दूसरे पर अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस काबिज हुए। जाहिर है यह बंटवारा जर्मनी के नागरिकों की मर्जी से नहीं हुआ और न ही बंटवारे को मुकम्मल बनाने वाली बर्लिन की दीवार भी वहाँ के नागरिकों की सहमति से बनी। इसलिए जर्मनी और बर्लिन के नागरिक इस बंटवारे को मिटा देना चाहते थे। बर्लिन की दीवार 1961 में बनी और बनने के साथ ही जनता की दृष्टि में खटकती रही और अंततः 3 नवंबर 1989 को जनता की पहल पर ही ध्वस्त कर दी गई। मेरा ख्याल है कि केदारनाथ सिंह जब जर्मनी या बर्लिन पहुँचे उस समय बर्लिन की दीवार का नामो निशान नहीं था। नामो निशान अगर था भी तो वहाँ के लोगों की स्मृति में था और संग्रहालयों में बचा रह गया था। कभी हिंद और पाक के लेखकों के दल के साथ बर्लिन गया हुआ है, बर्लिन में है। बर्लिन की विदेशी भूमि पर ऐसा लगता है कि लेखकों का यह समूह दो विरोधी या दुश्मन देशों हिंद और पाक का नहीं है, बल्कि ये लेखकों का समूह एक ही साझी विरासत, एक ही सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले लेखकों का समूह है। इसको कविता में केदारनाथ सिंह बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। यह एक छोटा सा होटल है जहां हम कुछ हिंद पाक लेखक ठहरे हैं साथ साथ और हमारे पासपोर्ट चाहे जो कहते हों, यहाँ हम में से हर एक थोड़ा थोड़ा हिंद है, थोड़ा थोड़ा पाक। हम साथ साथ खाते हैं और पीते हैं साथ साथ, हंसते हंसते कभी कभी हो जाते हैं उदास भी।
क्योंकि दोनों देशों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत एक है। विदेशी जमीन ने लेखकों को एक खास तरह की वस्तुगत दूरी दे दी है, जिससे यह साझेदारी या आपसदारी ज़्यादा महसूस हो रही है। इस आपसदारी या निकटता के माहौल में दोनों देशों के लेखक जश्न मना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हम खाते हैं साथ साथ खाते हैं, पीते हैं साथ साथ, हंसते हंसते कभी हो जाते हैं उदास भी। ये हंसते हंसते अचानक उदास होने की वजह क्या है? आज विदेशी जमीन पर हैं तो यह भूल सा गए हैं कि हम दो ऐसे देशों के प्रतिनिधि हैं जिनके राजनीतिक रिश्ते ठीक नहीं हैं। वो दुश्मन देश जैसे हैं, बल्कि विदेशी ज़मीन पर ऐसा लग रहा है कि हम एक हैं। लेकिन जो बंटवारे से उपजी हुई अलगाव की वास्तविकता है, वह अचानक स्मृति में कौंध जाती है और उसकी स्मृति उदास कर देती है। सतह की खुशी के भीतर उदासी की गहरी धारा बह रही है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी यहाँ की जनता पर थोपा गया बंटवारा है। यह जनता की चाहत का बंटवारा नहीं है, राजनीतिकों की कुछ राजनीतिक हितों की साजिश का नतीजा है। भारत और पाक के बंटवारे ने एशियाई उपमहाद्वीप में जो तबाही मचाई, मानवीय जनजीवन और संवेदना की जैसी क्षति हुई, वह द्वितीय विश्व युद्ध से कम भयावह नहीं है। यह स्मृति उदास कर जाती है। मिलने के उल्लास और विभाजन की स्मृति से उपजी उदासी के बीच खिड़की के बाहर देखते हुए कवि को दो वायुयान दिखते हैं, कबूतर की तरह। कबूतर शांति और संवाद का प्रतीक है, वायुयान युद्ध का। बाहर दो वृद्ध संभवतः किसी पार्क में बैठे हुए हैं और वृद्धों की स्मृति में दो महायुद्ध जैसे कौंध से गए हों और ठाए ठाए की आवाज़, बम के गिरने की आवाज़ उनकी स्मृति में ताज़ा हो गई है, जिसे कवि की संवेदना सुन रही है। और इसके साथ साथ जैसी कि केदारनाथ सिंह की कविताओं में जो एक उसकी खूबसूरती है कि उसी की पृष्ठभूमि में उसके ठीक उलट घास पर कहीं पड़ा है किन्हीं होठों से टपक कर गिरा हुआ ताज़ा चुंबन। तो भीतर उल्लास और उदासी है, वैसे ही खिड़की के बाहर कवि जो देख रहा है दृश्य, उसमें वृद्धों की स्मृति में मौजूद दो विश्व युद्ध की दहशत और उनके बगल में घास पर पड़ा हुआ ताज़ा चुंबन। युद्ध और प्रेम दोनों आमने सामने आ जाते हैं। ठीक इसी समय कवि की निगाह बर्लिन की टूटी दीवार पर पड़ती है। दीवार टूट गई है, फिर भी कवि स्मृति उसे देख लेती है। केदारनाथ सिंह के स्मृति बिंब में पहली बार बर्लिन की दीवार इस तरह आती है। पर मेरी खिड़की से दिखती है बर्लिन की टूटी दीवार भी, और देखता हूँ कि उसके चारों ओर लगा रही है चक्कर एक पागल स्त्री, न जाने कब से। कहीं कुछ है कील की तरह उसकी आत्मा में ठुका हुआ कि रुकने ही देता नहीं उसे, और वह बार बार आ रही है, जा रही है, उधर से इधर
और इधर से उधर। दो विश्व युद्धों की भयावह स्मृति के बीच बर्लिन की टूटी दीवार दिख जाती है। युद्ध और बंटवारे का एक बड़ा प्रतीक ध्वस्त हो गया है। लेकिन एक पागल स्त्री जो बार बार इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि दीवार टूट गई है। बंटवारा एक कील की तरह धंसा हुआ है जो यकीन ही नहीं होने देता कि अब वह दीवार नहीं है, वह टूट गई है। इधर इस महफिल में अहमद फराज भी हैं अपनी ताज़ा गज़ल के साथ, गज़ल गा रहे हैं। उनकी गज़ल का जादू आप सब जानते हैं। उस जादू में सब झूम रहे हैं, कवि भी झूम रहा है। लेकिन कवि की मस्ती को बार बार बाहर का दृश्य भंग कर दे रहा है। बाहर वह पागल स्त्री जैसे गजल को चीरती हुई आ जा रही है। गजल जो उर्दू की बड़ी महबूब काव्य विधा है, उसका एक ख़ास अर्थ है। गजल यानी प्रिय से गुफ्तगू। एक प्रेम पूर्ण माहौल होटल के भीतर है, लेखकों के भीतर है, और उस प्रेम पूर्ण माहौल को बार बार अपनी उपस्थिति से, अपनी पहुंच से चीर देने वाली यह पागल स्त्री आखिर कौन है? उसकी आत्मा में कौन सी कील धसी हुई है? युद्ध या विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा जो झेलता है वो स्त्रियां हैं। स्त्री पर घटित होती है युद्ध की विभीषिका या विभाजन की विभीषिका। यह पागल स्त्री किस विभीषिका की मारी हुई है, जो बार बार उस दीवार के आसपास चक्कर लगा रही है और बार बार गजल के प्रिय माहौल को चीरती हुई दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि यह हिंद और पाक के विभाजन की विभीषिका से मारी हुई औरत है। वह देख रही है कि यहाँ इतना बड़ा विभाजन खत्म हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद शीत युद्ध में बटे दुनिया के, दो ध्रुवीय दुनिया के भीतर का जो ईर्ष्या द्वेष है, उसका प्रतीक बनी यह दीवार अचानक एक तारीख को तोड़ दी जाती है और उधर भारत और पाक के बीच जो एक अदृश्य दीवार है वह जस की तस बनी हुई है, जिसकी वजह से गजल जैसी चीज़ संभव नहीं हो पा रही है। बर्लिन और बर्लिन की टूटी दीवार को केदारनाथ सिंह भारत से देख रहे हैं, भारत भूमि से देख रहे हैं, भारत पाक विभाजन की पीड़ा की ज़मीन से देख रहे हैं। आप देखें तो कविता के शुरू में ही कवि इस भारतीय होने को रेखांकित करता है और कविता यहाँ से शुरू होती है कि 3 दिन हुए मैंने बर्लिन में देखे नहीं कौवे, लेकिन क्यों कौवे? इस भारतीय कवि को क्यों चाहिए कौवे इस सुंदर शहर में, जबकि आसमान उतना ही नीला है बिना कौवों के भी। तो वो तो खैर केदारनाथ सिंह की कविता की एक और विशेषता है कि उनकी कविता सिर्फ मानव जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी कविता का विस्तार मानवेतर जगत तक जाता है। तो कविता के शुरू में ही वह अपने भारतीय होने को, भारतीय पहचान को सक्रिय रखते हुए दिखाई पड़ते हैं और बर्लिन की दीवार को भारत भूमि से, भारत की पीड़ा की नज़र से
देख रहे हैं, वह दीवार जो कि टूट चुकी है, वह विभाजन जो कि खत्म हो चुका है, जनता की वह आकांक्षा कि जो बर्लिन के विभाजन को, जो जर्मनी के विभाजन को खारिज करती रही है, वह पूरी हो गई है। लेकिन इधर भारत और पाक का यह विभाजन जस का तस बना हुआ है। यह औरत जाने कब से कवि के भीतर मौजूद है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के बीच भयावह किंतु अदृश्य दीवार के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, दीवार को खुरसती हुई, दरवाज़ों को पीटती हुई। क्या यह पागल स्त्री भारत की जनता है? भारत पाकिस्तान की साझी जनता है? बहुत गहरे कवि की यह चाहत है कि यह बंटवारा जो इस समूचे उपमहाद्वीप में नासूर की तरह पसरा हुआ है, कैसे खत्म होगा। इस नासूर का पता हमें केदारनाथ सिंह की एक और कविता सन 47 को याद करते हुए में मिलता है। क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह? क्या तुम्हारा गणित कमज़ोर है? शायद यह पागल औरत कवि के भीतर सन 47 से मौजूद है। इतिहास की दो विभीषिकाएँ, दो कालखंड, दो भूगोल मिल जाते हैं। पागल औरत इन दोनों भयावह स्मृतियों को खुरच कर मिटा देना चाहती है। और उधर अहमद फराज गज़ल का एक मिसरा भूल गए हैं। गज़ल के बीच एक सन्नाटा पसर गया है। इसी समय कवि को लगता है मेरे भीतर की वह पागल स्त्री अब एक दीवार के आगे खड़ी है और चीख रही है, यह दीवार, आखिर यह दीवार कब टूटेगी? यह दीवार यानी भारत पाक के बीच की दीवार कब टूटेगी? बार बार अहमद फराज का नाम कवि क्यों ले रहा है? उसके दिमाग में अहमद फराज का ही नाम क्यों आ रहा है? वहाँ और भी बहुत सारे भारत पाकिस्तान के लेखक हैं, शायर हैं, कवि हैं। ऐसा लगता है कि केदारनाथ सिंह के दिमाग में अहमद फराज की वह लंबी नज़्म है जिसमें वे भारत पाक बंटवारे और बंटवारे से उपजे बैर भाव को तोड़कर अंतःसलिला की तरह बह रहे प्रेम और आपसदारी की ओर इशारा करते हैं। गुजर गए कई मौसम, कई रुतें बदली, उदास तुम भी हो यारों, उदास हम भी हैं। फ़कत तुम्ही को नहीं रंजे चाक दामानी, फ़कत तुम्ही को नहीं रंजे चाक दामानी, कि सच कहें तो दरीदा लिबास हम भी हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि राजनीति जहाँ भारत और पाक के बीच नफरत के आख्यान रचती रही है, साहित्य प्रेम की धारा की पहचान करता है और उसके प्रवाह को जीवंत करता है। कविता के आरंभ में जिस उदासी का जिक्र हुआ है वह यानी बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर कविता में जिस उदासी का जिक्र केदारनाथ सिंह करते हैं, वह उदासी अहमद फराज के नज्म की इस पंक्ति से मिलती है कि उदास तुम भी हो यारो, उदास हम भी हैं। इसकी अनुगूंज या प्रतिपुष्टि बर्लिन की टूटी दीवार में दिखाई पड़ती है। अहमद फराज पाकिस्तान में जितने लोकप्रिय थे उतने ही भारत में उनकी लोकप्रियता के मूल में दोनों देशों की जनता के मन में छिपी एकीकरण की आकांक्षा कहीं काम कर रही है। दोनों देशों की राजनीति ने इस पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन दोनों देशों के कवि हिंद और पाक के एकीकरण का यह सुंदर सपना देख रहे हैं, यह प्रस्ताव कर रहे हैं। केवल प्रस्ताव नहीं बल्कि इंतज़ार कर रहे हैं कि एक न एक दिन यह जो
अस्वाभाविक विभाजन है हिंद और पाक के बीच, वह विभाजन खत्म होगा जैसे कि बर्लिन की दीवार टूट गई और इन दोनों देशों में के बीच एक एकीकरण संभव होगा। इस विभाजन की वजह से गजल का प्रेम का जो मिसरा भूल गया है वह याद आ जाएगा और घृणा, वैमनस्य, शत्रुता की सतह को चीरते हुए उपमहाद्वीप में गजल फिर चहचहाने लगेगी। गजल का चहचहाना यानी प्रेम और आपसदारी का नए सिरे से अस्तित्व में आना। इस कविता की जो मूल चिंता है कि अगर बर्लिन की दीवार टूट सकती है तो भारत और पाक के बीच यह अदृश्य दीवार क्यों नहीं टूट सकती। आज नहीं तो कल कविता का यह प्रस्ताव राजनीति को सुनना ही पड़ेगा। इस तरह देखें तो बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर कविता विशेष तौर पर हिंद और पाक के विभाजन की धारणा को ध्वस्त करती है और सामान्यतः हर तरह के युद्ध और विभाजन के विरुद्ध मानवीय प्रेम का गान करती है। बात साफ करनी हो तो इस कविता के साथ सन 47 को याद करते हुए और इब्राहिम मियाँ ऊँट वाले कविता भी पढ़ लेनी चाहिए। भारत और पाक विभाजन को लेकर कहानियाँ और उपन्यास बहुत सारे लिखे गए, लेकिन कविता में इस वेदना को बहुत कम दर्ज किया गया है। मुझे लगता है कि बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई अत्यंत सुंदर और सार्थक कविताओं में से एक कविता है। इसको इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।